नमस्कार, बीजीटी न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं यमलेश वंजारी। बारिश की बूंदें चाय की चुस्कियों के साथ जानेंगे जनता का मिजाज, किसके सर सजेगा वारासिनी नगर पालिका का ताज। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे खास कार्यक्रम आपका वोट आपकी हुकूमत के साथ वारासिनी के जय स्तंभ चौक से। तो जय स्तंभ चौक वारासिनी में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ पे तमाम जो कांग्रेस के नेता है और निर्दलीय जो विधायक है उनके जो समर्थक है वो यहाँ पे पहुँच चुके हैं। इनसे हम जानेंगे आखिरकार किस तरह का माहौल है इस चुनाव में और क्या मुद्दे हैं, क्या नीतियाँ हैं जिनको लेकर इस चुनाव में कांग्रेस, निर्दलीय और बीजेपी के दो उम्मीदवार उतारे गए। क्या नाम आपका? अनीस बेग। अनीस भाई, बताएंगे कौन से वार्ड से प्रतिनिधित्व? नंबर 10 से मैं कांग्रेस का प्रत्याशी हूँ। कमलनाथ जी की सरकार, जी। कमलनाथ जी की पार्टी का। अभी कमलनाथ जी है नहीं, अभी आपके यहाँ स्थानीय मुद्दे हावी होते हैं। क्या मुद्दे रहेंगे आपके? हमारे मुद्दे ये रहेंगे कि वार्ड का विकास हो, वार्ड में जो नाली है, रोड है, सड़क है और वार्ड की जो समस्या है उसको लेकर के हम वार्ड नंबर 10 साल से तो कांग्रेस का शासन रहा है, क्या विकास नहीं हुआ है? हुआ है विकास। विक्की पटेल जी जब अध्यक्ष थे उन्होंने पूरे वार्ड का विकास किया है। पूरे नगर में रोडें बनी हैं, नालियाँ बनी हैं, हर चीज़ विकास हुआ है। अब और कौन सा विकास करना बाकी रह गया है? नया विकास यह है कि वार्ड नंबर 10 में जो सफाई अभियान है उसको हम तेज करेंगे, जिससे कि वार्ड की जो जनता है वो बहुत परेशान है। आज की तारीख में गंदगी फैली हुई है, नालियाँ साफ नहीं होती। नगर में जो तो क्या वजह मानते, वजह क्या है इसकी? नालियाँ साफ नहीं हो रही है, सफाई नहीं हो रही, क्या वजह है? अभी 2 साल से प्रशासकीय कार्यकाल के कारण पूरी नालियों में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो वार्ड नंबर 10 से अनीस बेग को आप सुन रहे थे, जो कि वार्ड नंबर 10 से कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार है। इनका साफ तौर पर कहना है कि प्रशासकीय कार्यकाल की अव्यवस्था की वजह से वार्ड में जो विकास की जो गति थी कांग्रेस शासनकाल में वो आगे नहीं बढ़ पाई है। यहाँ पर गुड्डा जायसवाल जो कि निर्दलीय विधायक है वारासिनी से, उनके समर्थक यहाँ पे मौजूद है। क्या नाम आपका? संदीप मिश्रा। संदीप मिश्रा जी, बताएंगे क्या मुद्दे हैं विधायक जी के और किस तरह से आप लोग प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इस चुनाव में? वारासिनी नगर की जहाँ तक बात है तो वारासिनी नगर में विगत 20 साल से हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक माननीय प्रदीप जायसवाल जी के कुशल नेतृत्व में वारासिनी नगर क्षेत्र के साथ साथ वारासिनी नगर का भी समग्र विकास जो आप देख रहे हैं चौतरफा, वह माननीय विधायक प्रदीप जायसवाल जी की देन है। विधायक जी की देन है, लेकिन विधायक जी तो अभी हाल ही में पंचायत चुनाव में काफ़ी सीटों पर पीछे रह गए हैं। पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव में अंतर है। पंचायत चुनाव जहाँ तक अपन त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की बात कर रहे हैं, वहाँ सारे सीटों पर कोई माननीय विधायक जी के प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ रहे थे, है ना। सब कोई और दलीय आधार पर भी चुनाव नहीं हो रहा था कि जिससे अपन मान लें कि इस दल को इतनी सीटें मिली, उस दल को इतनी मिली, विधायक जी को कितनी मिली। इस बात को मैं स्पष्ट रूप से निकाय चुनाव में भी ये हो सकता है ना, कांग्रेस का जो कोर वोटर है वो अलग जाएगा, निर्दलीय विधायक का, तो कहीं ना कहीं नुकसान की संभावना नहीं है आप लोगों को? निकाय चुनाव में जहाँ तक हमारा मानना है कि विगत 20 वर्षों से माननीय प्रदीप जायसवाल जी जिसको चाहते हैं वही वारासिनी नगर पालिका परिषद का अध्यक्ष पद पर आसीन होता है। तो इस बार कोई विशेष नीति बनाया है क्या विधायक जी ने वार्ड के विकास के लिए, शहर के विकास के लिए? उनके कुशल नेतृत्व में वाराणसी शहर का विकास तीव्र गति से प्रारंभ है। संदीप मिश्रा, कौन से पद पर है आप अभी? मैं वर्तमान में निवर्तमान पार्षद हूं और पुनः वार्ड नंबर 10 से प्रदीप जायसवाल जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा हूं। तो प्रदीप जायसवाल जी के समर्थक है और निवर्तमान पार्षद संदीप मिश्रा जिनको आप सुन रहे थे, उनका कहना है कि वारासिनी नगर के विकास में विधायक प्रदीप जायसवाल की मुख्य भूमिका रही है। वो जिनके सर पर हाथ रख दे वही यहाँ से चुन कर आता है, लेकिन हमने देख चुके हैं कि बगावत हुई है एक तरह से। कहीं ना कहीं जब कांग्रेस की ओर से टिकट नहीं मिली तो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर विधायक प्रदीप जायसवाल यहाँ से विधायक चुने गए और इसकी वजह से कांग्रेस का कोर वोट है जो है वो अलग गया है और निर्दलीय इस बार चुनाव लड़ रहे हैं तो उसका वोट अलग हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसका फायदा किसी अन्य उम्मीदवारों को भी मिल सकता है, अन्य दलों को भी मिल सकता है। तो कांग्रेस, भाजपा के अलावा यहाँ पर निर्दलीय विधायक गुड्डा जायसवाल के उम्मीदवार भी दमखम के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी से इस वक्त हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद है। क्या नाम आपका? दीप चौहान। कौन से पद पर है आप? भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष। बताएंगे क्या नीतियां है भाजपा की जिसको लेकर नगर पालिका वारासिनी में इस बार अपने पूरे मैदान पर उम्मीदवारों के साथ मैदान में उतरी हुई है? भाजपा के इससे पहले 10 साल पहले हमारे यहाँ पे जो पूर्व विधायक हैं डॉक्टर योगेंद्र निर्मल जी, उनका कार्यकाल यहाँ की जनता ने देखी है और उन्हीं के जो आज विकास देख रहे हैं उसी का प्रोजेक्ट ये सब नज़र आ रहा है और इसी मुद्दे को लेकर हम लोग फिर से उनके कार्यकाल के नाम पर वोट दे देगी जनता, आपको भरोसा है? फिर तो भाजपा तो है ही, मोदी है, शिवराज है, इतनी सारी योजनाएं हैं, आवास। यहाँ तो स्थानीय मुद्दे हावी होते हैं निकाय चुनाव में। तो स्थानीय मुद्दों में भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिसमें अभी तक लोगों की यहाँ पे भ्रष्टाचार बहुत चरम सीमा पर है नगर पालिका में।
वार्ड नंबर 3 से एक मजबूत दावेदार बीजेपी की मानी जा रही थी, उनका टिकट काट दिया गया, वो अब निर्दलीय विधायक के साथ गई। तो कहीं भाजपा कमजोर तो नहीं यहाँ पर? नहीं, भाजपा बिल्कुल कमज़ोर नहीं है। देखो यहाँ पे दावेदार तो बहुत से रहते टिकटों के, मिलती किसी एक को है। वहाँ पे भी जिस कार्यकर्ता को मिली है वो भाजपा के महामंत्री। बीजेपी की ओर से हर चुनाव में एक नया घोषणा पत्र जारी किया जाता है। घोषणा पत्र आ चुका है क्या बीजेपी का? अभी आने का है हमारा घोषणा पत्र। तो क्या मुद्दे होंगे? अभी तो घोषणा पत्र आया नहीं, फिर भी किस तरह की नीतियाँ होगी जनता के विकास के लिए, शहर के विकास के लिए? जनता का विकास तो देखो लगभग हमारे हर नेता और भाजपा की यही सोच है, सबका साथ सबका विकास। फिर भी बहुत सारी योजनाएं हैं जो कि आने वाले समय में हम घोषणा पत्र से जारी करेंगे। स्थानीय मुद्दे यहाँ पे ज़्यादा हावी है, उन पर ये शायद अभी बात नहीं कर पाए हैं, लेकिन ऐसे में देखना ये होगा कि बीजेपी के जो बड़े नेता है वो स्थानीय मुद्दों पर आगे क्या कुछ रुख अपनाते हैं। और इस वक्त मैं जहाँ मौजूद हूँ, ये एक हिस्टोरिकल प्लेस है वारासिवनी का, जो कि दसाराम डाकिया जो कि शहीद हो गए थे अंग्रेज़ों की गोली से, उनके नाम पर ये चौक बना है जिसे गोलीबारी चौक के नाम से जानते हैं। यहाँ के मतदाताओं में किस तरह का रुझान है, यहाँ के मतदाता क्या चाहते हैं वारासिवनी नगर परिषद से, और किस तरह के मुद्दे हैं, और क्या है वारासिवनी का राजनीतिक समीकरण, तो आइए शुरुआत करते हैं। तो गोलीबारी चौक में चाट की दुकान पर मैं पहुँच चुका हूँ। यहाँ पर जो चाट के व्यवसायी है उनसे हम चर्चा कर लेते हैं। क्या नाम आपका? धनराज निर्विकार। धनराज जी, बताएंगे किस तरह के मुद्दे हैं इस बार वारासिवनी नगर पालिका परिषद में उम्मीदवारों को लेकर? यानी उम्मीदवारों को लेकर सब अच्छे ही है मुद्दे, यानी बोलने क्या से मुद्दों पर वोट करेंगे यहाँ के नागरिक? हम तो यहाँ इस बार कांग्रेस को वोट करेंगे, क्योंकि बीजेपी की जो महंगाई है, जो गैस के रेट है और तेल के रेट है, वो इतने भयानक बढ़ा चुकी है सरकार ने कि जिसकी कोई हद नहीं। हम लोगों से, गरीबों से तो बर्दाश्त नहीं हो रहा है ये सब महंगाई। गरीबों से महंगाई बर्दाश्त नहीं हो रही है, इस वजह से कांग्रेस पर वोट करने वाले हैं चाट के दुकान वाले, चाट के व्यवसायी, लेकिन और भी काफ़ी सारे लोग यहाँ पर मौजूद। आप कहाँ से? हेलो बुल्डे जी, बताएंगे क्या मुद्दों को लेकर वोट करने वाले हैं? हम तो महंगाई बहुत, भैया महंगाई की वजह से बहुत पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है। तो महंगाई से त्रस्त हो चुके हैं आप? हाँ जी। क्या परेशानी जा रही महंगाई की वजह से? महंगाई में सब पेट्रोल महंगा है, सब्जी भाजी महंगी नहीं, है। आपको परेशानी क्या जा रही महंगाई की वजह से? क्या क्या तकलीफें उठानी पड़ रही है? हमको तकलीफ सभी चीज में उठानी पड़ रही है, हर चीज में ही। बताइए बताइए, कौन सी तकलीफें हैं? गैस महंगी है, गैस मटीरियल नहीं मिल रहा है, मटीरियल महंगा हो गया है। आर्थिक स्थिति बिगड़ चुकी है। जी। क्या नाम? महेंद्र बूढ़े। महेंद्र बूढ़े, इनका कहना है कि आर्थिक स्थिति बिगड़ चुकी है महंगाई की वजह से। महंगाई मुख्य मुद्दा है, लेकिन नगरपालिका चुनाव में ज़्यादातर स्थानीय मुद्दे होते हैं, जिसमें सड़क, बिजली, पानी और शहर के विकास को और शहर को सुंदर बनाने के मुद्दे हावी होते हैं। लेकिन यहाँ पर महंगाई का मुद्दा हमें पहले चरण में सुनाई दे रहा है। देखते हैं। और क्या नाम आपका? सुनील अर्जी। हाँ, सुनील अर्जी। सुनील अजय अर्जी अर्जी अर्जय अर्जय जी, कहाँ, कौन से वार्ड से आप? वार्ड नंबर 11। अच्छा, ये बताएंगे किस मुद्दे पर वोट करेंगे इस बार? वोट क्या है, महिलाएं, हमारे यहाँ पे सामान्य वार्ड है, महिला भी है और जेंट्स भी है, और अपन जेंट्स पे ही मुद्दा करेंगे, क्योंकि लेडीज तो कोई काम करती नहीं है। जेंट्स से कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा क्या है आपका? विकास को लेकर करेंगे या परिवर्तन को लेकर? नहीं, विकास को लेकर करेंगे, परिवर्तन तो होते ही रहेगा, पर विकास होना चाहिए ना, विकास जरूरी है। विकास जरूरी है, मोहल्ले का विकास होना चाहिए। परिवर्तन कोई मुद्दा नहीं है, विकास बड़ा मुद्दा है। विकास होते रहेगा, अगर परिवर्तन नहीं भी होगा तो विकास तो होते रहना चाहिए, कहना है अजय जी का। इस तरह के मुद्दे हावी है नगरपालिका परिषद वारासिवनी के चुनाव में। नगर पालिका के चुनाव में अभी तो फिलहाल में मुद्दे साफ सफाई के ही हैं जी। गली कूचों में बहुत गंदगी का आलम है, सफाई बिल्कुल नहीं हो रही है, और अभी तो फिलहाल में यही है। पानी बराबर मिल रहा है नगरवासियों को? पानी भरपूर मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है। शहर की सुंदरता बढ़ी है पिछले 10-5 सालों में। पिछली परिषद में मैं पार्षद था, हमारे परिषद में सफाई अभियान भी 1 नंबर था, और विकास के भी जो काम अच्छे से अच्छे हो सकते थे। इस बार तो आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे चुनाव में? तो पत्नी कर रही है। अच्छा, पत्नी कर रही है आपकी? कौन से वार्ड से? वार्ड क्रमांक 13 से मेरी पत्नी श्रीमती दीपा रूसिया चुनाव लड़ रही, भारतीय जनता पार्टी के। तो कोई नीति अभिवचन आपने जारी किया है जनता के लिए? क्या करेंगे वार्ड के विकास? वार्ड के विकास के लिए हम पूरे 5 साल सतत प्रयास किए हमने, छोटे छोटे काम के लिए, और जनता की जो समस्या है उसको निदान करने के लिए फिर अगर हमको मौका मिला तो 5 साल मेहनत करेंगे हम। प्रवीण रूसिया ना? प्रवीण रूसिया को आप सुन रहे थे। वार्ड नंबर कहाँ से? 13। वार्ड नंबर 13 से इनकी पत्नी इस बार पार्षद उम्मीदवार है। इनका कहना है कि पिछली बार जब वे परिषद में थे तो परिषद के माध्यम से शहर की साफ सफाई और तमाम मुद्दों को लेकर काफ़ी काम किया है। देखना ही होगा कि इस बार इनकी पत्नी इस चुनाव में क्या कुछ सफलता अर्जित कर पाती है या नहीं। और चल रहे दुकानदारी ठीक चल रही है। क्या मुद्दे होंगे नगर पालिका वारासिवनी में?
अब देखे आओगे नगर पालिका जीत में पता चलेगा। नहीं, आप लोग किस मुद्दे पर वोट करेंगे? हमारे इसमें सब सुविधा है पूरी वार्ड में। अच्छा, पूरे वार्ड में सुविधा है, कोई मुद्दा नहीं, साफ सफाई, पानी, बिजली, सड़क सब, तो सब कुछ यहाँ पर व्यवस्थित है। कौन सा वार्ड आपका? नंबर 14। वार्ड नंबर 14। सब कुछ व्यवस्थित कहना है मंगोड़े वाले के दुकान संचालक का। हालांकि वार्ड के लोग इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं तो वार्ड के लोग बताएंगे, लेकिन मंगोड़े वाले फिलहाल यहाँ पे काफ़ी हद तक सहमत है वार्ड में जो कार्य हुआ है उससे। क्या करते हैं आप? घर पे आराम करते हैं। घर पे आराम करते हो। वोट डालने जाएंगे क्या नहीं? जाएंगे ना जी। अच्छा अच्छा, कितने उम्मीदवार है आपके वार्ड में? 4 हैं। एक है तुम्हारा क्या नाम उसका, मनोज दांद्रे, बस वो है, उसके बारे में मालूम नहीं। तो इस बार वोट किस मुद्दे पर करेंगे, विकास या परिवर्तन? जो भी समझो, जैसे भी समझो। अच्छा, अभी समझ में नहीं आ रहा है क्या? अभी माहौल क्या है? अभी वार्ड में प्रचार प्रसार शुरू हो चुका है? हाँ, चालू हो गया है। तो माहौल समझ में नहीं आ रहा है किस मुद्दे पर करना है? कुछ भी नहीं। नहीं। इनको अभी माहौल ही समझ में नहीं आया है, ये थोड़ा कंफ्यूजन में है, लेकिन अभी और भी सारे लोग हैं, उनसे पता करेंगे हम। हेलो, आप कहाँ से जी? नहीं बोलेंगे आप? हाँ ठीक है। बहुत सारे लोग जो है वारासिवनी नगर परिषद के चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे, वो तो तय होगा ही। 22,446 मतदाताओं वाली नगर पालिका है वारासिवनी। वारासिवनी से पिछले 2 कार्यकाल की बात करें तो कांग्रेस से स्मिता जायसवाल और उसके बाद विक्की पटेल यहाँ से अध्यक्ष रह चुके हैं। इस बार चूंकि अप्रत्यक्ष प्रणाली से वारासिवनी में भी चुनाव होने जा रहे हैं और अनारक्षित महिला के लिए ये सीट सुरक्षित है। ऐसे में देखना ये होगा कि वारासिवनी में चुनाव आते आते तक कौन से मुद्दे ऐसे हैं जो शहर विकास को लेकर और शहर के नागरिकों के कल्याण के लिए, वार्ड के साफ सफाइयों से लेकर पानी निकासी हो या फिर अन्य तमाम मुद्दे जो कि स्थानीय मुद्दे होते हैं, इनको लेकर जनता में क्या कुछ विचार बनता है और किस तरह से वो वोटिंग करते हैं। तो वारासिवनी की बात करें तो महिला लिंगानुपात में वारासिवनी जो है बालाघाट जिले में टॉप की तहसील है और नगर परिषद वारासिवनी में इस समय चुनाव होने जा रहे हैं। 6 जुलाई को मतदान होने वाला है। इससे पहले हम मतदाताओं का रुझान समझ रहे हैं कि मतदाता आखिरकार किस मुद्दे पर वोट करेंगे। क्या नाम आपका? रामेश्वर जी, यहीं से है ना? अच्छा, बताएंगे क्या मुद्दे होंगे इस बार नगर पालिका चुनाव में? एक्चुअली मेरे से पूछने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मैं अभी अभी आया, मुझे समझ में आता नहीं शहर के बारे में। इनको अभी अभी ये वार्ड में आए, इनको समझ में नहीं आ रहा है क्या माहौल है, लेकिन और भी काफ़ी सारे लोग हैं, इनसे समझ लेते हैं। क्या नाम आपका? विनोद कुमार। विनोद कुमार जी, किस तरह के मुद्दे हैं? मुद्दे तो मुद्दे ही रहते हैं, मगर उनका समीकरण होना चाहिए, बदलाव होना, समाधान होना चाहिए। समाधान, हाँ, समाधान होना तुम्हारा। तो समाधान होता है क्या नहीं? वार्ड के लोग करते हैं क्या? करते हैं करते हैं। हाँ, करते हैं सब। इनसे ले लो भाईजान। अच्छा अच्छा, हाँ, तो ये इनका कहना है कि वार्ड में मुद्दे तो मुद्दे होते हैं, लेकिन समाधान होना जरूरी है और ज़रूरी भी है। जब हम जनप्रतिनिधि चुनते हैं तो समाधान की अपेक्षा जरूर करना चाहिए। और भी काफ़ी सारे लोग हैं। क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम एडवोकेट सलीम खान है। सलीम जी, वार्ड नंबर आपका? वार्ड नंबर 11। कितने उम्मीदवार आपके वार्ड में हैं इस बार? 5 उम्मीदवार हैं। अच्छा, इस बार अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव होने जा रहा है, किस तौर पर देख रहे हैं आप? ये गलत है। जनता को अध्यक्ष को डायरेक्ट चुनने का अधिकार देना चाहिए, ये गलत फैसला लिया गया है। जनता अगर डायरेक्ट अध्यक्ष चुनती है तो उसका नियंत्रण डायरेक्ट अध्यक्ष पे होता है। अब पार्षदों के माध्यम से नियंत्रण होगा तो उसमें भ्रष्टाचार फैलेगा और बहुत भारी मात्रा में खरीद फरोख्त होगी पार्षदों को चुनने में। तो माहौल क्या है इस बार? माहौल क्या है? माहौल क्या है, जो योग्य प्रत्याशी होगा वो जीतेगा, जिसको जनता चाहेगी। अभी तक तो जो कई प्रत्याशियों को जिता के जनता ने देखा है, लेकिन सब वही है, वहाँ जाने के बाद में शेर ढेर हो जाते हैं। एक प्रबुद्ध वारासिवनी नगर के आप प्रबुद्ध नागरिक होने के नाते क्या अपेक्षा करते हैं? किस तरह का डेवलपमेंट की परिकल्पना संकल्पना रखते हैं आप होना चाहिए शहर में? हमारे वार्ड में एक प्रमुख मुद्दा था, जो हमारे वार्ड की सड़क थी वो कम से कम 40-50 साल से नहीं बनी थी। तो उसके लिए पिछले बार आंदोलन किए थे हमारे वार्ड के लोगों के द्वारा, वार्ड नंबर 10 और 11 के लोगों के द्वारा आंदोलन किया गया था। नगर पालिका ने 14 महीने पहले भूमि पूजन किया था, जिसका भी निर्माण कर चुनाव के पहले कंप्लीट किया है और सड़क बन गई है। लेकिन जैसे नगर पालिका के जो सफाई के कर्मचारी हैं वो नियमित रूप से आते नहीं हैं। वार्ड नंबर 11 में उर्दू स्कूल के सामने में जो है कचरा घर बना दिया गया है, मेरे घर के बगल में, वहाँ पर कचरा फैला रहता है, गंदगी पूरी जानवर फैला देते हैं सड़क पे। तो आपको व्यक्तिगत रूप से आपत्ति है क्या और भी लोगों को आपत्ति नहीं, है? ये वो वहाँ से कचरा हटाने, घर हटाने की मांग बहुत पहले से की जा रही है। लेकिन क्या है कि नगर पालिका प्रशासन और जो पार्षद लोग हैं वो इस ओर ध्यान नहीं देते। वहाँ जाने के बाद सब अपने व्यक्तिगत कामों में लग जाते हैं, अपने व्यक्तिगत। सलीम भाई, वार्ड नंबर
वार्ड नंबर 11 वाराणसी। वार्ड नंबर 11 वाराणसी के सलीम को सुन रहे थे। सलीम का कहना है कि जो भी अप्रत्यक्ष प्रणाली से इस बार चुनाव हो रहे हैं ये कहीं न कहीं गलत है, इसका सीधा असर पड़ेगा पार्षदों पर, खरीद फरोख्त के शिकार होंगे, ये उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है। हालांकि उन्होंने वार्ड के विकास की संकल्पना को लेकर और वार्ड के मुद्दों को लेकर साफ तौर पर कहा है कि योग्य उम्मीदवार को ही लोगों को चुनना चाहिए ताकि वार्ड का विकास हो, शहर का विकास हो। गोलीबारी चौक से इस वक्त हम तमाम मतदाताओं का रुझान समझ रहे हैं। यहीं से निकल रहे थे पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष विकी पटेल, जिन्हें हमने हाथ देकर यहां पर बुलाया है। विकी पटेल जी से समझ लेते हैं कि जब इनका कार्यकाल रहा क्या प्रमुख मुद्दे रहे हैं और किस तरह से इन्होंने वाराणसी नगर पालिका परिषद में गति प्रदान की है विकास कार्यों को। हमने क्या किया है 5 साल, ये तो मुझसे अच्छा क्षेत्र की वार्ड की जनता बताएगी। फिर भी प्रमुख कार्य कौन सा विकासशील जिसके ऊपर आप वोट मांग रहे हैं इस बार? नगर पालिका हमारी 5 साल जाने की सेवा के लिए 5 साल कोई व्यक्ति भटका नहीं नगर पालिका में, जो भी इस काम के लिए आया वहाँ उपलब्ध रहे, लोगों को काम कराए, ईमानदारी से काम कराए। मतलब कि सरकार ने, शिवराज सिंह ने हमको अच्छे कार्यों के लिए, योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए हमें सम्मानित किया, हमें 1 करोड़ रुपये दिया। आज सबसे ज़्यादा मकान वाराणसी में बने, सबको 2.5 लाख रुपये दिए गए। सबसे ज़्यादा शौचालय वाराणसी में बने। हमारे जब अध्ययन बने थे पूरे शहर की मेन रोड ख़राब थी, आज पूरे शहर की मेन रोड बन गई। रोड में डिवाइडर में लाइट लग गए, इंडोर स्टेडियम बन गया, मौजधाम बन गया, बगीचा सुंदर हो गया, वहाँ ओपन जिम लग गए। हम पूरे समय जनता के साथ उपलब्ध थे सहज रूप से, जिसने जैसा कहा उसको ऐसा काम किए। हमारे हटने के बाद 2.5 साल से यहाँ प्रशासक था, प्रशासक रहते जनता 2.5 साल इतनी परेशान रही, लोग भटकते, कोई सुनने वाला नहीं था। लोग सुविधा चाहते हैं, नगर भाई कौन आदमी आता है। कांग्रेस से आप अध्यक्ष रहे हैं, कांग्रेस विधायक जो रहे हैं प्रदीप जायसवाल, उनका हाथ सपोर्ट रहा है कांग्रेस को। अब चूंकि वो निर्दलीय हो चुके हैं, कांग्रेस से हट चुके हैं, ऐसे में कितनी उम्मीद है आपको कि इस बार कांग्रेस फिर से सीट को बरकरार रखेगी? वाराणसी में नगर पालिका चुनाव में शुरू से ही यहाँ के लोगों का समर्थन कांग्रेस को रहा है। जब से नगर पालिका की स्थापना हुई है तब से आज तक, कस्तूरबा वर्मा जी समय से आज तक जब भी चुनाव हुए हैं, एक बार को छोड़कर यहाँ की जनता ने हमेशा कांग्रेस को विश्वास किया है। और रही बात कांग्रेस ने भी अपना फर्ज निभाई, जो भी काम हुए हैं शहर में, जो भी मूलभूत काम हुए हैं वाराणसी में, पानी सफा स्वच्छ पानी हो, सबसे सस्ता पानी हो, सफाई हो, रोड हो, सड़क हो, सब हर काम हमने 5 साल में। जो टिप्पर आते हैं कचरा उठाए वो लाए हमने, फायर ब्रिगेड लाए हमने, 100 वाहन लाया हमने, जो भी काम थे जरूरी थे जिससे कि शहर की सफाई अच्छी रहे, लोगों को शुद्ध पानी मिले, प्रकाश व्यवस्था अच्छी हो। अब कहाँ वाराणसी में शहर के विकास के लिए और शहर की सुंदरता के लिए जो प्रमुख कार्य होने चाहिए थे वो कार्य इन्होंने किया है, ये दावा किया है। और इसी को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से नगर पालिका परिषद वाराणसी को अवार्ड देकर सम्मानित भी किया गया है। ये बातें विकी पटेल ने कही है। हालांकि देखना ये होगा कि कांग्रेस से विधायक हुआ करते थे प्रदीप जायसवाल, जो कि अब कांग्रेस से हटकर अब एक अलग लाइन पर चले गए हैं, निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने अपनी ताकत झोंकी है। ऐसे में देखना ये होगा कि कांग्रेस, जो कि वाराणसी में लंबे समय से यहाँ पे मजबूत गढ़ रहा है नगर पालिका परिषद वाराणसी में, इस बार क्या वो अपनी सत्ता नगर पालिका में बरकरार रख पाएगी या नहीं। तो लगातार वाराणसी नगर पालिका परिषद में हम जान रहे हैं लोगों का रुझान, समझ रहे हैं क्या है स्थानीय मुद्दे और किन मुद्दों पर करेंगे लोग यहाँ के वोट। 1948 में नगर पालिका परिषद वाराणसी की स्थापना हुई थी। स्थापना के बाद से ही वाराणसी में कांग्रेस का कब्जा रहा है। एक बार जरूर बीजेपी समर्थित उम्मीदवार भी जीते हैं। ऐसे में अब जरूरी हो जाता है इस बार के जो चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से होने जा रहे हैं, जिसमें पार्षदों के द्वारा अध्यक्ष चुना जाएगा, कितना कुछ यहाँ के लोग मुद्दों को समझ पाए हैं और किस तरह का माहौल है वाराणसी में। तो सीधा रुख करेंगे यहाँ के मतदाताओं के बीच। क्या नाम आपका? नाम बोलो भैया। आप आइए, ऐसे आइए ना, इधर आप बताइए भाई साहब, क्या नाम आपका? संजय रजक। संजय जी बताएंगे किस तरह के स्थानीय मुद्दे हैं इस बार के चुनाव में, क्या माहौल है इस बार? इस बार माहौल तो क्या कहते जो है, गुड्डा समर्थक जो उनके कैंडिडेट उतरे हैं उसमें ज़्यादा यहाँ का माहौल है। और यहाँ की जो जनता है मूल रूप से क्या कहते रोड, इस सब चीज़ों के लिए वोट कर रही है जनता। कांग्रेस बीजेपी के अलावा निर्दलीय समर्थक के उम्मीदवार, निर्दलीय विधायक के उम्मीदवार जो है, समर्थित जो उम्मीदवार है, त्रिकोणीय संघर्ष बना रही है, कहना है आपका? हाँ, त्रिकोणीय संघर्ष है, लेकिन सबसे मजबूत जो पार्टी उभर कर सामने आ रही है वह गुड्डा समर्थक है। अच्छा, तो गुड्डा समर्थक का जो कि यहाँ के विधायक है निर्दलीय, उनके समर्थन में जो उम्मीदवार उतरे हुए हैं तमाम 15 वार्डों से नगर पालिका परिषद वाराणसी के, उनके पक्ष में भी माहौल दिखाई दे रहा है, ये कहना है रजक जी का। और भी यहाँ पे मौजूद भाईजान, आपका नाम क्या है बताइए? शेख इरशाद अहमद। कौन से वार्ड से भाईजान? वार्ड नंबर 10 से। अच्छा, कितने कैंडिडेट है वार्ड नंबर 10 में? 5।
अच्छा, तो काफी टफ मुकाबला है। किस तरह का माहौल है वार्ड में? वार्ड नंबर 10 में वैसे काफ़ी टफ मुकाबला है, लेकिन जिसने अभी तक के काम किया है मेरे हिसाब से वही जीत के आएगा। अच्छा, काम तो सभी ने किए हैं, पूर्व लेकिन पार्षद भी पार्टिसिपेट है क्या चुनाव में? है मिस्टर जिसने काम किया है वार्ड नंबर 10 में वही चुन कर आएगा, ये कहना है इरशाद भाईजान का। और आप कहाँ से, यहीं से है क्या? और किस तरह से मुद्दों पर इस बार वो वोट करने वाले हैं? क्या विकास चाह रहे हैं या परिवर्तन चाह रहे हैं? क्या चाह रहे हैं आप बताइए। क्या नाम? परिवर्तन। परिवर्तन। किस तरह का परिवर्तन चाह रहे हैं? पूरा परिवर्तन। पूरा परिवर्तन। अच्छा, तो परिवर्तन के मायने क्या है यहाँ पर? बस परिवर्तन के विकास, मायने? परिवर्तन अच्छा। विकास। तो परिवर्तन चाह रहे हैं यहाँ के लोग। कहने का मतलब यही है कि पिछले 2 बार से कांग्रेस के जो उम्मीदवार रहे हैं उनका अध्यक्ष रहा है, तो यहाँ पर परिवर्तन चाह रहे हैं लोग। परिवर्तन का मतलब ही विकास समझा रहे हैं। और भी काफी सारे लोग हैं। आप यहीं पे व्यवसायी है ना आप? जी, बताएंगे किस तरह का जो व्यवसाय चल रहा है इस समय? व्यवसाय तो बहुत कमजोर है अभी। कमजोर है, लेकिन चुनाव का तो माहौल काफी जबरदस्त है। जोरदार है। परिवर्तन। जी, क्या मुद्दे होंगे परिवर्तन के? विकास। तो विकास और परिवर्तन यही मुद्दे हैं जिस पर यहाँ के लोग वोट करने वाले हैं। ये साफ तौर पर यहाँ की तस्वीर हमें दिखाई दे रही है। गोलीबारी चौक में कुछ अलग तरह की तस्वीर हमें समझ में आई थी, लेकिन यहाँ पर आने के बाद में तस्वीर और भी कुछ बदल गई है। और भी चौक चौराहों पर हम लगातार यहाँ के वार्ड वासिंदों से, यहाँ के नगर वासियों से समझने का प्रयास करेंगे किस बार किस तरह का माहौल है वारासिवनी नगर पालिका परिषद में। नगर पालिका वारासिवनी जो कि 15 वार्डों से 15 वार्ड वाली नगर पालिका है। लगभग 22,446 मतदाता इस चुनाव में अपना जो है वोट करेंगे। किस तरह का राजनीतिक विश्लेषण कर पाएंगे मनीष? कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को आप? यमलेश भैया, सबसे पहली बात तो इस बार के नगरीय निकाय को हम देखें 2014 के बाद काफ़ी समीकरण बदले हैं। 18 में विधानसभा चुनाव कांग्रेस से प्रत्याशी जो वरिष्ठ नेता थे प्रदीप जायसवाल, उनका अचानक उनकी टिकट कट जाना और निर्दलीय के रूप में विधायक बनना और फिर उसके बाद 1.5 साल तक उनके पास मंत्री पद रहना। समीक्षा की जा रही थी कांग्रेस इस गढ़ में काफ़ी मजबूत होगी उनकी मंत्री पद देने के बाद, लेकिन अचानक फिर सत्ता बदल गई। वे समर्थित विधायक हो गए बीजेपी के। और फिर अभी जो परिणाम आए हैं जिला पंचायत के हो या 60 पंचायत के जो परिणाम आए हैं उसमें जो कांग्रेस और बीजेपी और निर्दलीय को हम देखते हैं तो समीकरण काफ़ी चेंज नज़र आते हैं। पूरे 15 वार्ड की बात करें तो तीनों तरफ से मैं मानता हूँ कि बीजेपी निर्दलीय विधायक के समर्थक तो ये कह रहे हैं कि पंचायत चुनाव अलग होते हैं, दलीय आधार पर नहीं होते, यहाँ दलीय आधार पर चुनाव हो रहे हैं, गुड्डा का दबदबा कायम रहेगा बोल रहे हैं। मैं मानता हूँ कि अगर विधानसभा की तुलना की जाए तो लगातार विधायक प्रदीप जायसवाल नगर से पीछे ही रहे हैं। जो आकलन विधानसभा में कहते हैं तो अगर ठीक है व्यक्तिगत चुनाव है, फेस में होता है, फेस चुनाव होता है, जो वार्ड के लोग हैं वो चेहरा ही देख के वोट देते हैं कि उनको किस प्रत्याशी का चयन करना चाहिए। उनकी छोटी समस्या, जो छोटी समस्या होती है नगर पालिका में, उसको कैसे उठाते हैं नगर पालिका तक, तो जनता इसका चयन करती है। बड़े नेताओं में चुनाव तो होता है लेकिन स्थानीय तौर पर आप एक युवा होने के नाते बीजेपी को इस पूरे चुनाव में कहाँ पर देखते हैं? बीजेपी का एक ही बार यहाँ से अध्यक्ष रहा है जहाँ तक। मैं बीजेपी को इस बार बैकफुट की जगह फ्रंट फुट में देख रहा हूँ, क्योंकि विधायक प्रदीप जायसवाल अगर कांग्रेस से रहते और बीजेपी दोनों में अगर फाइट होती तो कहीं ना कहीं बरोबर का समीकरण रहता। लेकिन इस बार जो बीजेपी की उम्मीद इसलिए ज़्यादा है नगर में 8 से 9 सीट की। मैं खुद आकलन लगा रहा हूँ कि 8 से 9 सीट बीजेपी इस बार नगरीय निकाय में लाकर अपनी सत्ता बना सकती है नगर पालिका में। वहीं अगर निर्दलीय विधायक की बात करूँ, उनका फेस चेहरा बड़ा है और वर्तमान में विधायक है तो उनको भी कम नहीं आंका जा सकता। 4 से 5 सीट मैं निर्दलीय विधायक को भी दूंगा। कांग्रेस कहीं ना कहीं मैंने उनकी 15 सूची देखा है, 15 सूची में कई बहुत कमज़ोर प्रत्याशी उनके नज़र आए, जो प्रत्याशियों की उम्मीद थी कांग्रेस से आने की, लेकिन मैं उनको भी कम नहीं हाकूंगा क्योंकि पंचायत के परिणाम कांग्रेस के पक्ष में काफ़ी आए हैं और जिले में भी जिलेवार भी कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन। वोटर वोट कर सकते हैं। हाँ, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं जो ट्रैक्टर के कांग्रेस के वोटर्स हैं वो ट्रैक्टर को प्रभावित करें, लेकिन बीजेपी का वोट बैंक बहुत साइलेंट होता है, वो किसी से कहता नहीं है। लेकिन साइलेंट वोटर्स जब वोट पड़ते हैं और समीकरण जब बदलते हैं तो कुछ भी हो सकता है। इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि बीजेपी फिर से एक बार सत्ता में इस बार लौट सकती है वापस। तो राजनीतिक समीक्षक के तौर पर हमने युवा पत्रकार मनीष हेड़ाऊ को अपने साथ जोड़ा था, जिनका साफ तौर पर कहना है कि वारासिवनी नगर पालिका परिषद में त्रिकोणीय संघर्ष बना हुआ है, लेकिन गुड्डा जायसवाल और कांग्रेस के बीच जो तनातनी हुई और उसकी वजह से
दोनों ही ओर से, कांग्रेस की ओर से अपने उम्मीदवार उतारे गए और निर्दलीय विधायक के द्वारा जो उम्मीदवार उतारे गए, इन सब का फायदा उठाकर बीजेपी फ्रंट पर भी आ सकती है, ये कहना है। इन्होंने यहाँ का राजनीतिक विश्लेषण किया है। हालांकि यह देखना होगा 13 जुलाई को मतदान के बाद, जब 18 जुलाई को परिणाम सामने आएंगे, किस तरह यहाँ की तस्वीर सामने आती है। बीजीटी न्यूज़ के लिए कमल कोडले के साथ यमलेश वंजारी की रिपोर्ट।